नमस्कार। आज साइकोलॉजी के 7वें वीडियो में हम विकास के सिद्धांत और विकास के कारकों पर चर्चा करेंगे। तो सभी जो रीट और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मनोविज्ञान की ये सीरीज कैसी लग रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत जो आपके शेष रह रहे थे। तो पहला सिद्धांत, पहले आप वीडियोज में पूर्व सारे सिद्धांतों को देखें, उनको नोट कर लेना। अब देखिए, सबसे पहले मैं समरूपता का सिद्धांत आपको बाल विकास का सबसे पहले जो है समरूपता का सिद्धांत लेके चल रहा हूं। तो समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है? समरूपता का सिद्धांत हमारा कहता है कि एक ही जाति विशेष के सभी सदस्य हमारे व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हुए एक ही जाति के विशेष, एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के बावजूद उनमें विकास एक जैसा होता है। उनमें विकास एक जैसा होता है। ये समरूपता के सिद्धांत के समर्थकों ने कहा कि चाहे एक ही जाति विशेष के स्त्री हो या पुरुष हो या आपके किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या और कोई जाति विशेष का सदस्य हो, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ हम दो तरीके से ले सकते हैं कि एक तो उनके रंग, रूप, आकार, लंबाई में अलग अलग पाई जाती हैं। उनके बोलने की तरीके, उनके जो है आवाज के, किसी की आवाज पतली, किसी की भारी, आवाज के में भिन्नताएं होने के बावजूद, उनकी शारीरिक बनावट में भिन्नताएं होने के बावजूद, उनकी लंबाई इत्यादि में भिन्नताएं होने के बावजूद भी उनमें विकास का क्रम एक ही पाया जाता है। वो हमेशा सिर से और पैर तक होता है, यानी सिर से लेकर के और पैर तक वो धीरे धीरे विकसित होता है। यानी यूं भी कह सकते हैं हम कि शैशव अवस्था से
शिशु अवस्था से और प्रौढ़ अवस्था तक आने में उसमें जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, उसके बावजूद भी उसका जो विकास है वो सिर से और पैर की ओर होता है। पहले विकास तेजी से सिर का होता है, फिर धीरे धीरे, मैंने आपको पहले विकास के सिद्धांत में बताया था कि स्त्री पुरुष के निषेचन से आपके गर्भ धारण होता है, युग्मक बनते हैं, और युग्मक के से जो है आपके क्या बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं का तेजी से निर्माण होता है, और तेजी से निर्माण होने के बाद ऊतक बनते हैं, और ऊतक मिलकर के फिर आपके तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये धीरे धीरे क्रम जो भी होता है किसी भी जाति विशेष के, वो सिर से और पैर तक की ओर चलता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। आई होप मेरे इस सिद्धांत की व्याख्या करने का आप अर्थ समझ गए होंगे। इसके बाद जो सिद्धांत आता है, वो आपका जो सिद्धांत मैं लेने जा रहा हूं, वो है वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार का सिद्धांत। देखिए, वर्तुलाकार से अर्थ क्या है। एक तो होता है क्रम रेखिक। कोई विकास अगर रेखीय क्रम में होता है, लंबवत होता है, तो वो रेखीय क्रम कहलाता है। और विकास यदि एक निश्चित केंद्र से यदि चारों दिशाओं में एक समान फैलाव होता है, उसकी शारीरिक बनावट में वृत्तीय रूप में विकास होता है, तो ऐसी वर्तुल गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर को मैं एक डोर से बांध करके और उंगली से यूं फिराऊं, तो उस गति को हम वर्तुल गति कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार हमारे प्राणी का विकास, मनुष्य का विकास लंबवत नहीं होता, रेखिक नहीं होता, या यूं भी कह सकते हैं लंबवत नहीं होता। बल्कि जैसे मान लीजिए रेखिक रूप क्या कहेंगे कि व्यक्ति लंबाई में ही केवल वृद्धि करता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे लंबाई उम्र के साथ बढ़ती है, वैसे वैसे उसके आकार स्वरूप में परिवर्तन भी तो आता है। यानी उसका विकास जो है, वो भुजाएं लंबी हो जाती हैं, उसके भुजाओं का, कईयों की आपने पतली जो है बाहें दिखी हैं, किसी की मोटी बाहें दिखती हैं, कोई पतले आकार में होता है, तो उसी उम्र का व्यक्ति ज्यादा फैट वाला होता है। तो इस प्रकार उसका फैलाव जो होता है वो चारों सभी शरीर के अंगों में होता है, लंबवत नहीं होता, वो यूं नहीं विकसित होता, वो चारों ओर अपना विकास करता हुआ चलता है। मस्तिष्क का आकार भी परिवर्तित होता है, हमारे चेस्ट का आकार भी परिवर्तित होता है, हमारे जो है जांघों का आकार भी परिवर्तित होता है, हमारी भुजाओं का आकार भी परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार ये विकास चारों ओर चलता है, एक वर्तुलाकार गति में चलता है, वृत्तीय गति में चलता है। आई होप वर्तुलाकार का अर्थ आप समझ रहे होंगे। तो लंबवत में होकर के बल्कि कैसा होता है, आपका चारों ओर फैलता
है। विकास का क्रम शरीर में चारों ओर फैलता है और ये विकास रुक रुक करके करता है व्यक्ति। एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित उम्र तक निश्चित विकास होगा उसमें, लंबाई में हो, चाहे उसके जो जनन के अंग हो या उसके पौरुषत्व के अंग हो, उनका जो विकास होता है वो आपका रुक रुक करके और दृढ़ीकरण प्राप्त कर लेता है। कईयों में मैंने पहले भी बताया था, बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र में ही मासिक चक्र की प्रक्रिया हो जाती है, जबकि कई बालिकाओं में 13 वर्ष की उम्र में होती है। तो विकास तो होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रुक रुक करके और वो फिर दृढ़ीकरण कर लेता है। यानी दृढ़ीकरण का मतलब वो अपना एक विशिष्ट संरचना मजबूत धारण कर लेता है। तो ये वर्तुलाकार गति का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि प्राणी का विकास रेखिक या लंबवत नहीं होता, बल्कि उसके चारों ओर उसका विकास फैलता है और फिर वो रुक रुक करके अपने विकास को दृढ़ीकरण कर लेता है। आई होप आप इस सिद्धांत को भी समझ गए होंगे। अब मैं तीसरा सिद्धांत जो लेकर के चल रहा हूं वो है परस्परता या परस्पर संबंधता का सिद्धांत। परस्पर संबंधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत आप क्या देखते हैं कि विभिन्न गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, परस्पर संबंधता का मतलब क्या है? इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति के विभिन्न गुण परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो विभिन्न गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक गुण का विकास जिस प्रकार होता है, कोई भी एक गुण का विकास जब प्राणी में होता है, मनुष्य में होता है, जिस प्रकार होता है उसी अनुपात में, जैसे पहले किसी एक गुण का विकास हुआ, अभी मैं उदाहरण दूंगा, तो उसी अनुपात में, यानी उसी रेशो में भिन्न गुण भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। भिन्न गुण भी विकसित होते हैं। एक समान तो विकसित नहीं होते, लेकिन उसके रेशो में, कुछ रेशो में जरूर विकसित होते हैं। तो इसका उदाहरण मैं दे दूं कि तीव्र बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका सामाजिक और शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका शारीरिक व सामाजिक विकास तेजी से होता है। इसका मैं अभी प्रैक्टिकली उदाहरण आपको बताऊंगा। जबकि मंद बुद्धि वाले बालक या मंद बुद्धि वाले प्राणी का शारीरिक, सामाजिक
विकास जो है वो मंद होता है। आपने ये प्रैक्टिकली रूप से देखा होगा कि जिस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, वो तेजी से अपने डेवलपमेंट कर जाता है। आपने देखा होगा कि एक सेकंड स्टैंडर्ड यानी द्वितीय कक्षा का छात्र तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो किसी भी सब्जेक्ट में विशेषता रखते हुए अपने से उच्च कक्षाओं के छात्रों को भी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपना विकास तेजी से कर लेता है, और वो समाज में प्रतिष्ठा भी जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो सामाजिक विकास भी हो जाता है उसका मान सम्मान भी ज्यादा होता है। लेकिन एक मंद बुद्धि वाला बालक है, वो अगर 5th स्टैंडर्ड में है, मान लीजिए 5वीं क्लास में है, और एक दूसरी क्लास का तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक जो योग्यता रखता है, वो 5वीं क्लास का मंद बुद्धि वाला बालक कैचिंग पावर नहीं रखता, तो उसके कारण उसके स्टैंडर्ड में फर्क होने के कारण सेकंड स्टैंडर्ड वाला तेजी से सामाजिक और शारीरिक विकास कर जाएगा, जबकि आपका मंद बुद्धि वाला बालक जो है उसका विकास आगे जाकर के अवरुद्ध हो जाएगा और वो तीव्र बुद्धि वाले बालकों से पिछड़ जाता है, डेवलपमेंट में और ग्रोथ में दोनों में ही पीछे रह जाता है। तो ये परस्पर संबंधिता का सिद्धांत है, जिसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक गुण का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसी रेशो में फिर उसके अन्य जो है व्यक्तिगत गुणों का या सामाजिक गुणों का विकास होता जाता है। अब देखिए अगले विकास के सिद्धांत की जो हम बात कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है आपका वंशानुगत एवं या और वातावरण या पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण की उपज का सिद्धांत। इससे प्रश्न ज्यादा उठ करके आते हैं आपके, और आज 7वीं वीडियो हमारी पूरी हो जाएगी आप तक। उसके बाद 8वीं वीडियो में हम जो है जितनी भी पिछली एग्जामों में जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे संबंधित किस प्रकार प्रश्न आते हैं अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। तो वंशानुगत, देखिए आपको कल मैंने कारकों में वंशानुगत जो है बताया था कि माता और पिता के जीनों का जो है विनिमय हस्तांतरण उसकी संतान में होता है, और जिसके कारण उसके रंग रूप और अन्य जो शारीरिक है गुण वो मिलते हैं। तो वंशानुगत, दूसरा वातावरण, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके पर्यावरण, उसके परिवार में किस प्रकार का उसको एनवायरमेंटल मिल रहा है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, यानी उसके संस्कार कैसे हैं, किस वातावरण में रह करके और वो कैसे संस्कार प्राप्त कर रहा है, वैसा ही उसका अच्छे गुणों का विकास होगा या
विपरीत गुणों का विकास हो जाता है, और जिनमें अच्छे गुणों का विकास हो जाता है वो आगे जा करके डेवलप होकर के और उच्च प्रतिमान स्थापित कर देते हैं और समाज में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो वंशानुगत के आधार पर माता और पिता से जीन का विनिमय होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता की संतान, 4 संतानें मान लीजिए, तो चारों में हो सकता है कि बड़ा भाई तीव्र बुद्धि का हो, छोटा मंद बुद्धि का हो, वो उसमें माता के गुण ज्यादा दिखाई देते हों, किसी में पिता के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये जीन विनिमय के कारण जिसमें माता के जीनों का ज्यादा आया, वो कहते हैं माता की तरह दिखाई देता है। ये तो अपनी माँ पर गया है, ये अपने पिता पर गया है, ये अपने चाचा पर गया है। तो ये वंशानुगत जो गुण होते हैं उनके जीन का विनिमय होने के कारण उसी प्रकार से बालक का विकास होता है। दूसरा, वातावरण की बात की तो पर्यावरण कैसा है, वो कैसे समाज में रह रहा है, उस समाज के क्या कीर्तिमान है, क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज है, उनको देखते हुए वो ग्रोथ करता है। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले समाज में उसका विकास हो रहा है, यानी कि वो ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर लेगा। और यदि नेगेटिव थॉट वाले समाज में उसका जन्म हुआ है तो वो बालक का विकास फिर वातावरण के प्रभाव के कारण मंद हो जाएगा। आई होप मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि वंशानुगत और वातावरण की उपज का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का विकास या व्यक्ति का विकास वंशानुगत लक्षणों के आधार पर होता है और आसपास के जिस वातावरण में वह अपना उसका लालन पोषण हो रहा है उस वातावरण से भी वो प्रभावित होकर के अपने विकास को तेजी से बढ़ा लेता है या अवरुद्ध कर सकता है। तो अगला जो है हमारा सिद्धांत, वो अंतिम सिद्धांत है। वो कौन सा सिद्धांत है, देखिए। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत यानी नॉर्मल पोजीशन से टिपिकल कंडीशन की ओर हमेशा व्यक्ति का विकास या वृद्धि होती है। कैसे? ये सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य के या बालक के सभी अंगों में, मनुष्य या बालक के सभी अंगों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। शुरू में जैसे सभी अंगों का प्रयोग एक बालक या बालिका
वस्तु को पकड़ने के लिए जब उसे कोई सामान्य नॉलेज होती है, जिज्ञासा होती है, तो वो हाथों से, मुंह से, पैरों से पकड़ने का यानी सभी अंगों का प्रयोग करता है। तो शुरू में जो है बालक सभी अंगों का प्रयोग एक वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। वो कभी जो हाथ से पकड़ाया जाता है हाथ से पकड़ता है, पैरों से पकड़ लेता है, मुंह से पकड़ने की जिज्ञासा होती है उसमें बालक में। परंतु बाद में जब वो विशिष्टता धारण कर लेता है, यानी उसकी मानसिक और शारीरिक विशिष्टताओं में, अंगों में विशिष्टता आ जाती है, वो समझने लग जाता है कि उसे वस्तु को हाथ से पकड़ना है, एक सभ्य व्यक्ति का तौर तरीका हाथ से वस्तु को पकड़ना है। उसे मान लीजिए एक फल है, तो कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, कई बालक देखे होंगे, वो सीधा पूरा मुंह में लेकर के और खा जाते हैं। लेकिन अगर कोई संस्कारित बच्चा है तो वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके खाएगा, क्योंकि उसको उस समय विशिष्ट समझ आ गई होती है। सामान्य प्रतिक्रिया से वो विशिष्टता ग्रहण कर चुका होता है। और जैसे जैसे मनुष्य या बालक की उम्र बढ़ती है, फिर वो एक वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का ही प्रयोग करता है, एक ही विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है, क्योंकि उसे बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और बोलने में भी जो है वो बोलने की अभी बाद में बताऊंगा मैं कि विशिष्ट अंग या जैसे कि हाथ का ही प्रयोग करता है। अब इस सिद्धांत को दूसरे उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि शुरू में एक बालक सभी स्त्रियों को मां कहता है। जो भी स्त्री उसकी शिशु अवस्था में को देखता है तो वो उसे अपनी मां समझता है, मां के रूप में देखता है। थोड़ा सा किसी भी स्त्री ने किसी दूसरी स्त्री के बालक को प्यार कर दिया, उसे अच्छी तरीके से रखा, तो वो उस स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है और जो क्रियाएं, जो बातें वो अपनी मां से शेयर कर रहा था, वो उस दूसरी स्त्री से शेयर करने लग जाता है। अब इसी प्रकार देखिए विभिन्न जानवर और खाने की वस्तुओं के लिए हम पहले व्यक्ति क्या था कि विभिन्न जानवर व खाने की वस्तु के लिए एक ही शब्द प्रयोग करता था। कहता था मुझे खाना चाहिए, चाहे उसे मांसाहारी मिले चाहे उसे शाकाहारी मिले, वो उसे खा जाता था। लेकिन और एक ही शब्द का प्रयोग करता था, मुझे भूख लग रही, खाना चाहिए। उस समय वो ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या चुनना है, किस प्रकार का खाना खाना है। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है, तो जो मांसाहारी
व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, उनके बालक फिर मांसाहारी भोजन ही करते हैं, शाकाहारी भोजन पर ध्यान नहीं देते। जबकि जो शाकाहारी परिवार का बालक है, तो वह बालक फिर शाकाहारी वस्तुओं का ही प्रयोग खाने के लिए उत्तम मानता है और उन्हीं का प्रयोग कर इस्तेमाल करता है। तो शुरू में खाने के लिए वो जानवर को भी खा जाता था, जो वस्तु उससे खाने को मिलती उसे भी खा जाता था। उसका उद्देश्य एक ही था कि अपनी भूख मिटाना। लेकिन अब जैसे जैसे विशिष्टता की ओर जाता है, समझ आती है, तो वो मांसाहारी है तो मांसाहारी वस्तुओं का प्रयोग करता है खाने में, और शाकाहारी है तो शाकाहारी वस्तुओं का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार मैंने सामान्य से विशिष्टता के आपको 3 उदाहरण दिए। आई होप आपको ये सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कल की जो मैंने विकास के घटक या कारक बताए थे, उनको संक्षिप्त में बताया था, तो आज हम उनको कम समय में अच्छी तरीके से समझ लें कि विकास को प्रभावित करने वाला पहला घटक मैंने वंशानुगत बताया। देखिए, विकास के घटक को प्रभावित करने के लिए वंशानुगत की व्याख्या डिक मेयर ने प्रस्तुत की। किसने की? डिक मेयर। नोट कर लीजिएगा। उनके अनुसार एक व्यक्ति में वंशानुगत लक्षण जैसे रंग, रूप, लंबाई और अन्य शारीरिक लक्षण जैसे बुद्धि, तर्क और स्मृति। देखिए, एक ही मां बाप की संतान रंग रूप में एक समान होती है, लंबाई उनकी एक समान है, पाई जाती है अक्सर कर, और उनके तीक्ष्ण बुद्धि वाले माता पिता हैं तो उनकी बुद्धि भी तेज होती है बालकों की, तर्क भी वो उसी प्रकार के करते हैं जिस प्रकार माँ बाप जो है करते हैं वाद विवाद। स्मृति भी उनकी उसी प्रकार जो है, मेमोरी भी उनकी वंशानुगत आधार पर पाई जाती है, और ये सब जीन विनिमय के कारण होता है। जीन विनिमय के कारण होता है। हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान ये आवश्यक नहीं है कि वो तीव्र बुद्धि की ही हो, वो मंद बुद्धि की भी हो सकती है। तो जीनों का विनिमय होता है तो रंग, रूप, लंबाई और अन्य शारीरिक स्थितियों में आ जाता है, लेकिन वंशानुगत आधार पर जो है ऐसा भी नहीं होता कि प्रतिभाशाली यदि माँ बाप है, जैसे एक राजनेता का बेटा राजनीति में निपुण नहीं हो सकता, या एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर की पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो प्रतिभाशाली माँ बाप का है, लेकिन फिर भी वो दुर्बल उसकी बुद्धि हो सकती है।
तो ये कारक भी हमारे वंशानुगत जो है विकास में सहायक होता है या विकास को अवरुद्ध भी कर देता है। दूसरा जो है कारक मैंने बताया था आपको, वातावरण, एनवायरमेंटल। देखिए बाह्य शक्ति, एनवायरमेंटल में हमारे बाह्य शक्ति, प्रभाव और परिस्थितियां आती हैं। क्या आता है? बाह्य शक्ति, प्रभाव और परिस्थितियां। एक बालक के, एक व्यक्ति के विकास में बाह्य शक्तियां जो वातावरण में उसको मिलती है और जो वातावरण में वो एनवायरमेंटल में रहता है जिसमें, वो भी उसके विकास में सहायक या बाधक हो सकते हैं। या उसके परिवार की ऐसी परिस्थितियां हों, ऐसी सिचुएशंस आ जाएं एनवायरमेंटली कि वो अपना विकास तेजी से कर जाता है या उसका बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि एक गरीब माता पिता का बालक है, वो यदि अपनी पारिवारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी बुद्धि को विकसित करके एक अच्छे पद पर जा सकता है, और यह हो सकता है कि उसकी गरीबी के कारण उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी माँ बाप को उसकी शिक्षा रोकनी पड़ जाती है और उसको किसी व्यवसाय में लगाना पड़ जाता है। तो वातावरण विकास के में जो है सहायक भी हो सकता है और बाधक भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा जो है वो मैंने आहार बताया था आपको। आहार, देखिए शुरू से ही आप समाज में ये सुनते हैं कि माता का आहार ही, माता का दूध ही बालक के लिए पौष्टिक होता है। या गर्भाशय के समय, गर्भधारण के समय माता जो खाती है, जैसा भोजन पौष्टिक लेती है या कुपोषण युक्त भोजन लेती है, तो उसका बालक का विकास भी उसी हिसाब से होता है। कहने का अर्थ है कि माता का आहार बालक की विकास में सहायक भी होता है और अवरुद्ध भी बन जाता है। तो अब देखिए अगला जो है वो चौथा जो कारक है आपका जो प्रभावित करने वाला है, वो कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव विकास में बाधक या सहायक हो सकता है। देखिए मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्राव निकलता है जिसको हार्मोन कहा जाता है। तो जैसे मनुष्य की पैराथायराइड ग्रंथि होती है जिससे जो हार्मोन्स निकलता है, यानी जो स्राव होता है, उससे उसकी हड्डियां और दांत का विकास होता है और इस ग्रंथि के कारण संवेदात्मक व शक्ति का भी, संवेदात्मक जो शक्ति है
उस पर भी ये ग्रंथि प्रभाव डालती है। संवेदनात्मक ग्रंथि, इस ग्रंथि के हार्मोन के होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति शांति प्रिय हो सकती है। अब देखिए दूसरा जो आपकी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। वैसे बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि ये विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो उनमें आप देखते हैं कि जो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उससे दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, एक एस्ट्रेरोजोन, एक प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो पुरुषों में स्रावित होता है और इस हार्मोन के प्रभाव के कारण एक बालक या पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, और उसके लिंगात्मक पौरुषत्व गुण का विकास होता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसकी स्रावन से स्त्रियों में या बालिकाओं में मासिक धर्म, आवाज का पतला होना, सिर में बालों का अधिक होना, दाढ़ी मूंछ का न आना, वक्षस्थल का विकास होना, यानी नारित्व के गुणों का विकास होता है। तो आई होप मैंने आपको ये बायोलॉजिकली तरीके से और मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको इन घटकों को जो हमारे विकास में सहायक होते हैं उन घटकों को समझाया। अंतिम आज मैं एक छोटी सी बात जो कल हम करेंगे कि शिक्षा, आप तीन तरीके की शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक शिक्षा होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, एक शिक्षा होती है आपकी औपचारिक शिक्षा और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो जहां शिक्षा का स्थान और समय, जैसे कि विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, निर्धारित समय का निर्धारण हो और स्थान का निर्धारण हो, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, यानी फॉर्मल एजुकेशन होती है। जहां पर शिक्षा के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता, कोई समय निश्चित नहीं होता, वो अनौपचारिक इनफॉर्मल
एजुकेशन होती है जो एक बालक अपने परिवार में से प्राप्त करता है। तीसरा निरौपचारिक नॉन फॉर्मल जो है एजुकेशन। तो इस वीडियो का समापन आज हम यही करते हैं।